नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूँ रीटा रहेजा, गवर्नमेंट कॉलेज श्री करणपुर से। आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे दिल्ली सल्तनत का पहला शासक माना जाता है, जिसे गुलाम वंश का संस्थापक भी माना जाता है। विद्यार्थियों, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानने से पहले जो गुलाम वंश के जो शासक हुए हैं उनके बारे में मैं आपको संक्षेप में बताऊंगी। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी के बीच दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से प्रसिद्ध हुए। हालांकि ये सभी एक वंश के नहीं थे, वे सभी सुल्तान तुर्क थे तथा उनके वंश भी अलग अलग थे। जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश, इल्तुतमिश ने शमशी वंश और बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की थी। इस तरह से दिल्ली में इस समय एक नहीं बल्कि 3 राजवंशों ने शासन किया, जिस कारण इन गुलाम वंश के सुल्तानों को सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक सुल्तान कहना ज़्यादा सही रहेगा। अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क था और जो उसके माता पिता थे वो तुर्किस्तान के निवासी थे। कुतुबुद्दीन ऐबक मध्यकालीन भारत का शासक था और उसे ही साथ में दिल्ली सल्तनत का पहला शासक भी माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की गई, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन था वो केवल 4 वर्षों तक चला, 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक। अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो बचपन का नाम था वो था कुतुब-उद-दीन, जो कि बाद में कुतुबुद्दीन के नाम से जाना गया। कुतुबुद्दीन ऐबक बचपन में ही अपने परिवार से बिछड़ गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को एक व्यापारी द्वारा निशापुर के बाजार में ले जाया गया, जहां काजी फखरुद्दीन अजीज़ कूफी ने उसे खरीद लिया। काजी ने उसे अपने पुत्र की भांति ही उसका पालन पोषण किया और उसके लिए धनुर्विद्या और घुड़सवारी की भी सुविधाएं उपलब्ध करवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसमें जो ऐबक शब्द है वो एक तुर्की शब्द है और जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने प्रारंभिक जीवन से ही बाल्यकाल से ही एक प्रतिभा का धनी था और उसने अपनी इस प्रतिभा के बल पर ही सभी कलाओं में जल्दी कुशलता प्राप्त कर ली। उसने अत्यंत मीठे स्वर में कुरान पढ़ना सीख लिया, जिस कारण वह कुरान खां, जिसका अभिप्राय होता है कुरान का पाठ करने वाला, के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ समय पश्चात काजी की भी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक व्यापारी के हाथों बेच दिया, जहां उसे गजनी ले जाया गया और उसे वहां पर मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया। मोहम्मद गौरी द्वारा ऐबक को खरीद लेने के पश्चात उसके जीवन में एक नए अध्याय का आरंभ होता है, जिसके कारण वह अंत में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। बुद्धिमान और स्वामी भक्त कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी ईमानदारी, बुद्धिमानी और स्वामी भक्ति के बल पर
मोहम्मद गौरी का जल्दी ही विश्वास प्राप्त कर लिया और वो जल्दी ही उसकी कृपा का पात्र बन गया। मोहम्मद गौरी भी उसके सारे गुणों से प्रभावित होकर उसे आमिर ए आखुर, जिसे अस्तबालों का प्रधान के पद पर उसे नियुक्त किया, जो कि उस समय एक महत्वपूर्ण पद माना जाता था। इस पद पर रहते हुए ऐबक ने गौर, बामियान और गजनी के युद्धों में सुल्तान की सेवा की। 1192 ईस्वी में जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, उसमें भी ऐबक ने कुशलतापूर्वक भाग लिया। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के पश्चात मोहम्मद गौरी ने ऐबक को भारत के प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त कर दिया। मोहम्मद गौरी के भारत से वापस चले जाने के पश्चात ऐबक ने अजमेर, मेरठ आदि स्थानों के विद्रोह को दबाया। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और कन्नौज के शासक जयचंद के बीच हुए युद्धों में ऐबक ने अपनी स्वामी की ओर से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात की राजधानी अनिलवाड़ को लूटा और वहां के शासक भीमदेव को भी दंडित किया। उसने 1202 ईस्वी में बुंदेलखंड के राजा परमार्दी देव को भी पराजित किया तथा कालिंजर, महोबा और खुजराहों पर भी अधिकार कर लिया। खोखर का युद्ध, जो कि 1205 ईस्वी में हुआ था, उसके विरुद्ध भी उसने मोहम्मद गौरी का साथ दिया। इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो मोहम्मद गौरी की सैनिक योजनाओं को एक मूर्त रूप प्रदान करने का कार्य किया, इसीलिए भारतीय तुर्क अधिकारियों ने उसे अपना प्रधान भी स्वीकार किया। अब हम जानेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान के रूप में क्या कार्य किए। जब 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, तो उस समय दिल्ली का जो सिंहासन था उसके लिए एक गुलाब के बिस्तर के समान नहीं था। उसे अपने देश के भीतर और बाहर कई तरह की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। वह अपने जो तुर्क अधिकारी थे उनकी जो ईमानदारी पर जो वो विश्वास नहीं कर सकता था, क्योंकि उनकी जो ईर्ष्या थी और जो व्यक्तिगत आकांक्षाएं थी उसके लिए और उसके द्वारा जो स्थापित किया गया जो नवीन तुर्की साम्राज्य था भारत में, उसके लिए घातक सिद्ध हो सकती थी। इसके अलावा दूसरी ओर जो राजपूत राज्य थे उत्तर भारत में हड़कंप मचाने के लिए भी एक संभावित अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। यही नहीं, इसके अलावा दिल्ली के सिंहासन पर दो और दावेदार, जो कि थे ताजुउद्दीन यल्दौज और नासिर उद्दीन कुबाचा, के भी विरोध का ऐबक को सामना करना पड़ा। यल्दौज जो था वो गजनी का शासक था और कुबाचा उच का था, और दोनों का कुतुबुद्दीन के साथ वैवाहिक संबंध था। कैसे कि यल्दौज जो थे वो उनके ससुर थे और कुबाचा उनके बहनोई थे, क्योंकि उन्होंने कुतुबुद्दीन की बहन से शादी की थी। यही नहीं, इसके अलावा दिल्ली के सिंहासन के दो और भी दावेदार थे, जो थे बहाउद्दीन तुगरिल खां और बख्तियार खिलजी। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का ये सौभाग्य ही रहा था कि उनकी उस समय तक मृत्यु हो चुकी थी। प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर के निज़ामी ने कहा है कि यह दिल्ली के सिंहासन पर कुतुबुद्दीन की कमज़ोर स्थिति के कारण था, क्योंकि गौर के शासक मोहम्मद गौरी ने अपनी मृत्यु से पहले भारत में अपने उत्तराधिकार के बारे में कुछ भी तय नहीं किया था। इसीलिए उनके प्रत्येक गवर्नर और लेफ्टिनेंट को अपना कार्य करने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया था। निज़ामी की इन बातों का अभिप्राय यह है
कि मोहम्मद गौरी के कोई भी पुत्र नहीं था, जिस कारण उत्तराधिकार का भी कोई निश्चित नियम नहीं था, और मोहम्मद गौरी ने अपने उत्तराधिकार के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया, जिस कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है वो अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा एक तथ्य ये भी हो सकता है इसके पीछे कि वर्चस्व के लिए संघर्ष उस समय का आदेश था। दिल्ली के सिंहासन के पीछे कानूनी मंजूरी के सवाल का इससे कोई लेना देना नहीं था। इसके अलावा बाहर से उसके लिए एक और बड़ा खतरा भी था। ख्वारिज़म शाह अलाउद्दीन मोहम्मद फारस के शासक गजनी और दिल्ली पर कब्जा करने के लिए इच्छुक थे। इन सब कठिनाइयों के होते हुए भी अलाउद्दीन खिलजी ने इन कठिनाइयों का किस प्रकार से सामना किया, इसके लिए हम अलाउद्दीन खिलजी की उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के सामने इतनी सारी कठिनाइयाँ होते हुए भी वह उनका दृढ़तापूर्वक सामना करने के लिए खड़ा रहा, क्योंकि वो खुद एक प्रतिभाशाली सैनिक और एक महान सैन्य नेता था। मध्य एशिया की नीतियों से भी उसने खुद को मुक्त रखने का फैसला किया। उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना था। उन्होंने पहले दिल्ली और लाहौर में अपनी स्थिति को मजबूत की। उसने अपनी आधीनता को स्वीकार करने के लिए कुछ तुर्की रईसों को भी मनाने की कोशिश की। उसने अपनी बहन को कुबाचा और अपनी बेटी को इल्तुतमिश के साथ उनकी शादी करवा दी और अपना समर्थन हासिल कर लिया। यल्दोज जो उनके ससुर थे, उन्होंने दिल्ली पर अपना दावा स्वीकार नहीं किया। इसी बीच एक महत्वपूर्ण स्थिति यह पैदा हुई जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के पक्ष में गई। वो ये थी कि यल्दोज जो गजनी का शासक था, उस पर गजनी का सिंहासन छोड़ने के लिए ख्वारिज़म का शाह द्वारा दबाव डाला जा रहा था। यल्दोज के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। वह गजनी को छोड़कर पंजाब की ओर रवाना हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका सामना किया और उसे वापस लौटने के लिए मजबूर किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी गजनी पर कब्जा कर लिया, लेकिन 40 दिनों के बाद उसे छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। जब यल्दोज यहाँ वापस पहुँचा, लेकिन उन्होंने यल्दोज को आगे किसी भी भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने की अनुमति नहीं दी। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक को कुछ आंतरिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ा, जैसे कि बंगाल और बिहार के शासक अली मर्दन खां को कुछ खिलजी रईसों द्वारा बंदी बना लिया गया था और उन्होंने मोहम्मद शेरन को सिंहासन की पेशकश की थी, जिन्होंने स्वतंत्र रूप से बंगाल पर शासन करने का वादा किया था। हालांकि अली मर्दन जेल से भाग गया, दिल्ली पहुंचा और कुतुबुद्दीन से बंगाल के मामलों में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और मामले को निपटाने के लिए एक रईस कायस रूमी खान को नियुक्त किया। रूमी खान ने बल और कूटनीति दोनों का उपयोग कर बंगाल के खिलजी रईसों पर विजय प्राप्त कर ली। उन्होंने अली मर्दन को दिल्ली के सुजारेंटी के तहत बंगाल के गवर्नर के रूप में स्वीकार करने के लिए भी उन्हें मना लिया। इस प्रकार अंत में अली मर्दन खान बंगाल के गवर्नर बन गए और उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को वार्षिक जो कर था वो देने के लिए वो सहमत हो गए। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो अपने राज्य विस्तार की जो नीति को आगे नहीं बढ़ा सका, क्योंकि वह अपनी जो स्वतंत्र स्थिति था उसी को बचाने में व्यस्त रहा। उत्तर पश्चिम में और पूर्व में जो बंगाल के मामले थे वो उसकी प्राथमिक चिंताओं का कारण थे। यही कारण था कि वो ज़्यादातर दिल्ली के बजाय लाहौर में ही व्यस्त रहा। क्योंकि वह ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सका, इस कारण उसे अपने शासन को
इकट्ठा करने का, बिखरा हुआ जो साम्राज्य था उसको इकट्ठा करने का वक्त ही नहीं मिल सका। वो अपने शासन को एक सुव्यवस्थित ढंग से स्थापित नहीं कर सका। 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय घोड़े से उसका संतुलन बिगड़ जाने के कारण वह गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। विद्यार्थियों, ये थी कुतुबुद्दीन ऐबक की जो कठिनाइयाँ और उसकी उपलब्धियाँ। अब हम आगे कुतुबुद्दीन ऐबक के मूल्यांकन के बारे में जानेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक था। वह भारत में मोहम्मद गौरी की सफलता के पीछे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। सुल्तान मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपने हिस्से में कुछ और जीत जोड़कर अपनी भारतीय जीत को और ज़्यादा मजबूत किया। उन्होंने युद्धों और कूटनीति की नीति का पालन करते हुए अपने तुर्की रईसों पर अपना वर्चस्व स्थापित किया और वह दिल्ली के सिंहासन के जो 2 दावेदार थे, यल्दौज और कुबाचा, को भी जीतने में सफल रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम के जीवन से एक उच्च स्थान पर पहुंच गया। वह सुल्तान मोहम्मद के दासों में सबसे ज़्यादा योग्यतम गुलाम साबित हुआ। वह एक स्वनिर्मित व्यक्ति था जो अपनी योग्यता और सेवाओं द्वारा सुल्तान के दर्जे तक बढ़ा। उसके पास सिर और दिल दोनों के जो थे वो काफ़ी अच्छे गुण थे। उसके पास निष्ठा, उदारता, साहस और न्याय की भावना के भी अच्छे गुण थे। परंतु इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक में कुछ कमियां भी रही हैं। कि वो जहाँ एक और बहुत अधिक दानशील था, वहाँ लाखों व्यक्तियों का रक्त बहाने वाला भी था। वह एक अच्छा राजनयिक था और व्यवहारिक ज्ञान भी रखता था। उसने युद्ध और कूटनीति की नीति का पालन करके जो तुर्की राज्य था उसको भी बचाया। वह एक अनुभवी सैनिक और उच्च क्षमता वाला सैन्य नेता भी था। एक व्यक्ति के रूप में वह उदार और क्रूर दोनों ही था। लेकिन वो एक अच्छा प्रशासक नहीं था, क्योंकि उसने देश को एक सैन्य जागीर के रूप में शासन किया, जिसमें स्थिरता के तत्वों का भी अभाव था। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक में यह भी कमी थी कि वह धर्म के मामलों में असहिष्णु था। उसने कुछ हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया और उन मंदिरों की सामग्री से मस्जिदों का निर्माण किया। इन्हीं सब उपलब्धियों के कारण सन 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन को दिल्ली के सुल्तान की पदवी दी गई। कुतुब ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार का निर्माण कराया। ये दोनों ही इमारतें हिंदुस्तान की सबसे प्राचीन मुस्लिम धरोहर है, परंतु दुर्भाग्यवश वह इसके निर्माण का कार्य पूरा नहीं कर सका। उसकी मृत्यु हो जाने के कारण यह कार्य बीच में ही रह गया और जिसे बाद में जाकर इल्तुतमिश ने पूरा किया। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुतुब मीनार का जो निर्माण था वो सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार की याद में बनवाया गया था। प्राचीन इतिहास के अनुसार कुतुब मीनार के निर्माण को कुतुब की जीत का प्रतीक मानते हैं। सन 1210 में एक हादसे के दौरान पोलो खेलते हुए उनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने कार्य की जो पूर्ति थी वो नहीं कर सका, क्योंकि ऐबक के पास समय का अभाव रहा। वह अपने जीवन में दिल्ली सल्तनत को पूर्ण स्थायित्व ही प्रदान नहीं कर सका। उसे गजनी सुल्तानों के संप्रभुता के दावे से पूर्ण मुक्ति नहीं दिला सका। उसके कार्य जो थे वो उसके जीवन काल में अधूरे ही रह गए और उसके इस कार्यों को इल्तुतमिश ने पूरा किया। इसके अतिरिक्त इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक योग्य,
सेनापति, एक व्यवहारिक शासक और उदार व्यक्ति था। तो विद्यार्थियों, ये था कुतुबुद्दीन ऐबक का वर्णन। अगली क्लास में मैं आपको इल्तुतमिश के बारे में बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।